हमारा पड़ोसी देश चीन क्यों कर रहा है कीड़ों की खेती? कहां जा रहे हैं चीन की फैक्ट्रियों में पनपे करोड़ों खरबों कीड़े? और कैसे सिर्फ कीड़े पालकर चीन हर साल कमा रहा है 5,000 करोड़ रुपए? जी हां दोस्तों, हम कीड़ों की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वैसे कीड़े नहीं, बल्कि रेशम के कीड़े यानी सिल्क वर्म, जिनमें से रेशम का धागा निकालने की खोज एंशिएंट चाइना के लोगों ने ही सबसे पहले की थी। और 5,000 साल पुरानी इस पद्धति से चीन ने आज सिल्क बिजनेस का साम्राज्य बना लिया है। इस वक्त दुनिया में बनने वाले कुल रेशम का 70% हिस्सा सिर्फ चीन में बनाया जाता है, जिसके बाद 18% उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर भारत है। हमारा पड़ोसी देश चीन हर साल 1.5 लाख मीट्रिक टन सिल्क यानी रेशम का उत्पादन करता है और हर साल कम से कम $600 मिलियन यानी 5,000 करोड़ रुपए का सिल्क एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इतना ज्यादा सिल्क बनाने के लिए चाहिए होते हैं सिल्क वर्म, जिनका प्राकृतिक रूप से पनपना और जंगलों में प्राकृतिक रूप से छोड़े गए सिल्क कुकून को इकट्ठा करना नामुमकिन है। इसलिए चीन के लोग खुद इन सिल्क वर्म की खेती करते हैं, यानी उनका पालन पोषण करते हैं। तो चाइना के सिल्क वर्म फार्म में कैसे की जाती है रेशम के कीड़ों की खेती और कैसे बनता है उनमें से रेशम का मुलायम धागा, चलिए जानते हैं इस दिलचस्प वीडियो में। दोस्तों, चीन में सिल्क फार्मिंग की शुरुआत होती है कैटरपिलर यानी पतंगे के पालन पोषण से। सिल्क वर्म को जन्म देने वाले पतंगे का नाम होता है बॉम्बिक्स मोरी, जो आपको देखने में खतरनाक लग सकते हैं, लेकिन ये कैटरपिलर्स सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं है। तो जब नर और मादा बॉम्बिक्स मोरी मैटिंग करते हैं तो मादा कैटरपिलर प्रेग्नेंट होती है और कुछ ही दिनों के बाद 300 से 350 अंडे देकर उनकी मौत हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंडे देने के दौरान वो कुछ नहीं खाती और भूख से उनका शरीर कमजोर पड़ जाता है। खैर, चीन के किसान इन अंडों को बड़ी सावधानी से कलेक्ट करते हैं और एक स्पेशल इंक्यूबेशन एनवायरनमेंट में रखते हैं, जहां अंडे फूटकर इनमें से छोटे चावल के दाने जैसे कीड़े जन्म लेते हैं। यही छोटे से कीड़े आगे चलकर इन्हें पालने वालों पर रेशम की बौछार करने वाले हैं। हालांकि इन्हें पालना उतना भी आसान नहीं है। दरअसल ये सिल्क वर्म किसी भी कीटनाशक दवा से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं और इनकी मौत हो जाती है। इसलिए इनके लिए चीन के बाकी किसान खास तरह के शहतूत के पत्ते उगाते हैं, जिन्हें मलबेरी लीव्स कहा जाता है। यहाँ एक मजेदार बात यह है कि सिल्क वर्म बड़े भुक्खड़ होते हैं। वो 24 घंटे खाते रहते हैं और अगर खाना देने में जरा सी भी देर हुई तो उनकी मौत होना निश्चित है। ऐसे में किसान फ्रेश मलबेरी लीव्स को मशीन में छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं और इन सिल्क वर्म के ट्रेजर को हमेशा शहतूत के इन पत्तों से भरकर रखते हैं, जिन्हें ये कीड़े लगातार चबाते रहते हैं। वहीं जहां सिल्क वर्म प्रोडक्शन होता है उस जगह पर नियमित रूप से लाइम पाउडर छिड़का जाता है, ताकि उस इलाके में ऐसा कोई इन्फेक्टेड बैक्टीरिया ना पनप सके जो इन कीड़ों को मौत दे। खैर, अगले 30 दिनों तक रेशम के कीड़े इन शहतूत के पत्तों को खाते रहते हैं और काफी बड़े हो जाते हैं। इस बीच चीन की सिल्क वर्म फैक्ट्री में इन कीड़ों के आगे वुडन ट्रेज रख दी जाती है, जिनमें छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं और हर सिल्क वर्म एक बॉक्स को अपना घर बना लेता है और वहां विश्राम करने लगता है। अब ये वुडन ट्रे इतनी जरूरी इसलिए है क्योंकि ये कीड़े आगे चलकर इसी में रेशम का कुकून बनाने वाले हैं। खैर, 30 दिनों बाद ये कीड़े अपने अस्तित्व को लेकर काफी सचेत हो जाते हैं और उन वुडन बॉक्सेस में ही अपने आसपास एक कुकून बनाने लगते हैं। सिंगल थ्रेड से बना ये रेशम का गोला इनके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। हालांकि ये नहीं जानते कि इसी कुकून के लिए आगे चलकर इंसान इन्हें मौत के घाट उतार देंगे। जी हाँ, जब ये रेशम के कीड़े अपने आसपास कुकून बना लेते हैं तो प्यूपा नाम के स्टेज में आ जाते हैं, जिसमें कुछ समय तक ये कोकून में ही रहते हैं और फिर कोकून को फाड़ते हुए एक सिल्क मोथ यानी कि बॉम्बिक्स मोरी में तब्दील होते हैं। उसके पहले ही यानी कोकून बन जाने के बाद प्यूपा स्टेज में इन्हें मार दिया जाता है, क्योंकि अगर ये कीड़े असल में पतंगा बन गए तो ये कोकून को तोड़ देंगे और इससे लंबा सिल्क नहीं बनेगा। और जिस रेशम के लिए किसान इतने ज्यादा कीड़ों का पालन पोषण करते हैं, वही रेशम उन्हें नहीं मिल पाएगा। साथ ही पूरे देश में सिल्क मोथ की तादाद बढ़ जाएगी। ऐसे में अपने फायदे के लिए सिल्क फॉर्म ओनर्स इन कीड़ों की हत्या कर देते हैं। लेकिन कैसे? तो एक सिल्क फॉर्म एक सीजन में लगभग 10 लाख कुकून बनाता है।
जिनके बन जाते ही तुरंत गर्म पानी में डालकर उबाल दिया जाता है, जिससे इन कीड़ों की मौत हो जाती है। आज से कुछ सदियों पहले तक तो इन कुकून्स में से सिल्क का धागा लोग हाथ से निकालते थे, जिसमें काफी सावधानी बरतनी जरूरी होती थी। लेकिन अब इसके लिए बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं। लेकिन इसलिए कुकून की खेती करने वाले चीनी किसान इन्हें किलो के भाव में फैक्ट्रीज को भेज देते हैं, जहां प्रोडक्शन लाइन में सबसे पहले तो इनमें से खराब और टूटे हुए कुकून को निकाल दिया जाता है। फिर इन्हें एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जो खुद कुकून का सीरा खोज निकालती है और 3-4 कुकून में से धागा खींचते हुए उन्हें एक साथ मिलाती है, ताकि थोड़ा मजबूत और मोटा रेशम का धागा बने। दोस्तों, यहाँ कुदरत की कारीगरी तो देखिए। जब कोई रेशम का कीड़ा कुकून बनाता है तो वो सिंगल थ्रेड का बनाता है, यानी कि एक ही धागे को वो धीरे धीरे निकालते हुए एक छोटे से कुकून को लपेटता है। ऐसे में एक छोटे से कुकून से 300 से 900 मीटर लंबा सिल्क फाइबर निकलता है। हालांकि ये फाइबर इतना पतला होता है कि सिर्फ आधा किलोग्राम रेशम बनाने के लिए करीब 5000 कुकून्स की जरूरत पड़ती है। खैर, जब रेशम का धागा बनकर तैयार हो जाता है तो उसे बड़ी सी बोबियन यानी रील में लपेट दिया जाता है और उनके बंडल बना दिए जाते हैं। चीन इसी रॉ सिल्क को एक्सपोर्ट करता है। चलिए अब देखते हैं इन रेशम के धागों से कपड़ा कैसे बनता है। तो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में सबसे पहले इसकी सोकिंग की जाती है, यानी इस बंडल को इस खास तरह के मशीन में डाला जाता है, जिसमें इनके साथ 10% नारियल का तेल, 3% खास तरह का वॉशिंग पाउडर मिलाकर घुमाया जाता है। उदाहरण के रूप में अगर 20 किलो रेशम है तो उसके साथ 2 किलोग्राम नारियल का तेल और 600 ग्राम पाउडर मिलाया जाता है, जिसके बाद इन्हें बंद कमरे में सूखने के लिए रख दिया जाता है, जिससे ये रेशम काफी मुलायम हो जाती है। अगली प्रोसेस में इन धागों पर जरूरी कलर लगाया जाता है और मशीन की मदद से इन्हें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक दूसरे में फंसाकर रेशमी कपड़ा तैयार किया जाता है। आखिर में डी गमिंग और ड्राइंग प्रोसेस की जाती है, जिसमें से डी गमिंग प्रोसेस में इस कपड़े को एक बड़े से टब में केमिकल्स के साथ उबाला जाता है, जिससे कपड़े का करीब 27% वजन कम हो जाता है, लेकिन ये काफी ज्यादा मुलायम हो जाता है। जिसके बाद ड्राइंग प्रोसेस में इसे सुखाया जाता है। अब इस कपड़े से रेशम की साड़ी, धोती, कुर्ता पजामा, टी शर्ट, शर्ट और बाकी तरह के पोशाक बनाए जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से चीनी किसान हर साल अरबों सिल्क वर्म की खेती करते हैं और उनमें से रेशम निकालते हैं। यानी एक तरह से रेशम यानी सिल्क को एक नेचुरल फाइबर कहा जाता है, जो कुदरती रूप से चमकदार और मुलायम होता है। हालांकि रेशम के कपड़े को बनाने की प्रक्रिया में करोड़ों रेशमी कीड़ों की जान जरूर ली जाती है, लेकिन चीन के लोगों का कहना है कि इन कीड़ों को पाल पोस कर बड़ा भी तो हम ही लोग करते हैं, क्योंकि कुदरती वातावरण में बिना शहतूत के पत्ते खाए ये कीड़े उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं पनप पाएंगे। बता दें कि रेशम का धागा बनाने की खोज भी चीन में हुई थी और पिछले 5000 सालों से चीनी लोग ये काम कर रहे हैं। दरअसल आज से 700 साल पहले 13th सेंचुरी में लिखी गई चीन की एक किताब में बताया गया कि 2696 बीसी में चीन के येलो एम्परर यानी कि शासक लेइजू की बीवी एक बार सहतूत के पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रही थी। तभी पेड़ से एक कोकून उनकी चाय की प्याली में आ गिरा। तभी उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने ऐसे कोकून में से रेशम का धागा निकालने की कोशिश की, जिससे वो कामयाब हुई और उन्होंने ही ये काम चीन के बाकी लोगों को भी सिखाया, जिससे ये उद्योग धीरे धीरे पूरे चीन में फैल गया। ये रेशमी कपड़ा शुरुआत में जापान के लोगों को काफी पसंद आया। उन्होंने सबसे पहले रेशम की खेती और बुनाई शुरू कर दी, जिन्हें देख फिर चीन में भी रेशम के बड़े फार्म्स बनना शुरू हुए, जो आज दुनिया भर में 70% सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, क्या नेचुरल फाइबर यानी कुदरती रेशम के धागे के लिए इतने सारे कीड़ों को मार देना सही है या गलत? और क्या आपको रेशमी कपड़े पहनना पसंद है? कमेंट्स में बताइए। ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।